हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। आज हम पढ़ाई करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उनके बारे में आज पढ़ाई होगी। और ये जो पेपर है ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडिशनल कोर्स है। ध्यान रखिए, सभी में दोनों कोर्सों में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बुक का जो रूटीन बना हुआ है, इस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब भारत के संविधान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और जो पहला यूनिट है हमारा, इसमें हम बात करेंगे जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान, भारत के संविधान जो है उसके परिचय के बारे में आज बात करेंगे। बहुत बिल्कुल इजीली वे में आपको मैं समझाऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आपको प्रॉपर वीडियो समझ आएगी। इसमें फुल यूनिट कराया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि जो बीए फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है मेरे भाई बंधु, उनके लिए वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक यूनिट बाय यूनिट आपको कराए जाएंगे यहाँ पे, और एक तरीके से कि जो इम्पोर्टेंट होगा ना इस चैप्टर का, जो इस यूनिट का, वही आपको मैं बिल्कुल बताऊँगा जो बिल्कुल पेपर में आता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बंधु। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए जो मैं कराऊंगा आपको पूरा हिंदी मीडियम में होगी, ध्यान रखिएगा। और कहीं कहीं मैं इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन प्रॉपर जो पीडीएफ आपको दिखेगा वो हिंदी में दिखेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। भारत के संविधान के बारे में, परिचय के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, इसमें हम रूल ऑफ लॉ जानेंगे। ठीक है, और जो भी हमारी रिपब्लिक है, फेडरल है, जो भी हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, इन सब के बारे में हम आज पूरी तरीके से बात आप लोगों के साथ करेंगे। तो देखिए, ये 3 यूनिट, जो ये पहला यूनिट है ये मैं आपको कराऊंगा, और आगे आने वाले वक्त में मैं आपको सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट दोनों कवर करा दूंगा। और एक इसमें आएगी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए पेपर में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, ये हमारा स्पेशल एजुकेटर भारत का चैनल का लोगो है। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब और शेयर कर ले, क्योंकि जो भी बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स से रिलेटिव कोई भी डाउट होगा आपको मैं इस पे कराऊंगा, और जो भी सब्जेक्ट है इस पे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपने भाई बंधु में ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको। हमारी टेलीग्राम ग्रुप भी है, ध्यान रखिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत। आपको डिस्क्रिप्शन में रूप मिल जाएगा आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी कुछ किए हुए। भारत का संविधान, देखिए पूछ रहा है भारत का जो संविधान है वो कैसा है। देखिए, भारत का संविधान जो है ना, भारत एक ऐसी दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ध्यान रखिएगा, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके किसी देश के शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और इसमें एक बात और बोला है कि इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्ति, सरकार के अधिकार और सारी वितरण के बारे में बताया जाता है। देखिए, किसी देश को कैसे चलाना है इसके बारे में इसमें पूरी लिखी होती है संविधान के बारे में। ठीक है, संविधान दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है। ठीक है, संविधान जो होता है एक लिखित और एक मौखिक। जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है और एक बहुत बड़ा संविधान है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है, बोला गया है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है, सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा। और एक बात और, देश से सभी को संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। देखिए, जो संविधान बना हुआ है हम लोग भारत, देखिए अपने भारत देश के ही समझते हैं, जो हमारा संविधान है उसको
हमें पालन करना होता है ना, उसको रूल रेगुलेशन को हमें पालन करना होता है। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो उसका विरोध होता है, तो हमें फिर सरकार के द्वारा एक्शन होता है और हम पे कार्रवाई चलती है। तो वो सब संविधान के द्वारा ही होता है, संविधान में पूरी तरीके से लिखी गई है। उसी प्रकार हमारी देश चल रहा है, उसी प्रकार हमारी शासन भी चल रहा है, और जितनी भी शासन की शक्ति है वो सब संविधान का ही देन है। ध्यान रखिएगा, संविधान मतलब संविधान होना तो देश को एक बिल्कुल शक्ति मिलती है। कई ऐसे देश है जहाँ पे संविधान तो नहीं है, संविधान है लेकिन कई बार बदला जा चुका है। तो हमारा वैसा संविधान नहीं है, हमारा एक ही संविधान है और आज तक बदला नहीं। उसमें संशोधन होता है, उसमें बदलाव होता है, लेकिन संविधान हमारा कभी बदला नहीं है। तो स्टार्ट आगे करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ आगे, चाहे वो आम इंसान हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान हो, संविधान सबको दायरे में रखना होता है, या कोई उद्योगपति हो, ध्यान रखिएगा, या कोई नेता हो, या कोई सरकारी कर्मचारी हो, सभी का संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। देखिए, कोई भी बड़े से बड़े लोग हो, सबको संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। यदि कोई संविधान के उल्लंघन करता है तो उसको उसके हिसाब से दंड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई गलती करता है तो संविधान उसको उस प्रकार का दंड भी देता है। ऐसा नहीं, चाहे कोई भी हो, ध्यान रखिएगा, सरकार हो, उद्योगपति हो, नेता हो, अभिनेता हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी आम इंसान हो, सबको मिलेगा सजा। यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा कोई ऐसा गड़बड़ करता है। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भारत का संविधान हमारी संविधान सभा से बनाया। भारत का संविधान हमारी संविधान सभा से बनाया है। देखिए, जो हमारे संविधान बना है वो संविधान सभा से बना हुआ है। देखिए, ध्यान रखिएगा। और इसमें इसको बनने के लिए जो समय लगा हुआ है, कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा है समय इसमें। ध्यान रखिएगा, जो संविधान बनने में समय लगा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसको याद करने का तरीका क्या है, 3 साल में मात्र 12 दिन कम, 3 साल में मात्र 12 दिन कम। ध्यान रखिएगा, 3 साल में मात्र 12 दिन कम कर देंगे तो वही हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हमारे भारत का संविधान बनने में। कोई संविधान बनना खेल नहीं है, ऐसे नहीं बन जाते संविधान, बहुत वक्त लगता है इसमें। और एक बात और, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। ध्यान रखिएगा, जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है वो बन गया था भैया, लेकिन उसको तैयार कर दिया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए इसके बीच में क्या हुआ था, बन तो चुका था, लेकिन जो हमें एक आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो मिली थी 26 जनवरी 1949 को, इसीलिए इतना वक्त लगा। अगले साल जो हमारे अच्छे जो हमारे नेता थे उस समय के, उनका राय था कि जो हमारा संविधान लागू हो वो हमारा लागू होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि आधा आज़ादी हमें उसी दिन मिला था। इसीलिए जो बीच का गैप बना हुआ 2-3 महीने का, वो इसीलिए रुकना पड़ा हम लोगों को। ठीक है, इसीलिए आज़ादी उसी दिन को मनाया हमने। अब देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। देखिए, किसी भी चीज़ का विशेषता होता है अपने रूप में, जैसे आपका भी कोई विशेषता होगा, तो ऐसे हमारे भारत के जो संविधान है उसके बारे में विशेषता है। ठीक है, तो विशेषता क्या है, देखिए भारत जो हमारी एक संविधान है उसकी विशेषता बतानी है, तो आगे चलते हैं विशेषता बताते हुए आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, बात ध्यान रहेगा आपको, जो दुनिया का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत देश का, और बिल्कुल गर्व है हमें अपने संविधान पे। और एक बात और, जो भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 395, 395 आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। और जो एक बात और, इसको जो भाग में जो विभाजित किया गया है वो 25 है। ठीक है, देखिए पहले 22 था भाग, लेकिन वर्तमान में अब 25 हो चुका है। ध्यान रखिएगा इस बात को, पहले वो 22 था लेकिन अब वर्तमान में 25 हो गया है। इसमें अनुसूची पहले 8 थी लेकिन अब 12 हो गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग,
पहले 8 थी, अब 12 हो गई। क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको इस पीडीएफ के द्वारा बताया है। और एक बात और, अगर आपको इस पीडीएफ को ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसका टेलीग्राम लिंक है स्पेशल एजुकेटर भारत। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बीए से या बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स से कोई भी रिलेटिव हो आपको, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और, देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मैंने आपको बता ही दिया था, विश्व का सबसे बड़ा ये लिखित संविधान है। अब समझते हैं एक बात कि दुनिया का सफलता संविधान, जो सफल संविधान आज तक हुआ है उसके बारे में। एक हमारा जो भारत देश का संविधान है, एक सफल संविधान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के नाम विश्व के सबसे सफल संविधान में आता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे सफल संविधान में आता है। ऐसे इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जाता है, लेकिन इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें संशोधन की जाती है, लेकिन इसे हमने कभी बदला नहीं है। ऐसे ही कई ऐसे देश है जहाँ पे संविधान बदली जा चुकी है, जैसे नेपाल हो गया, और एक दो और भी जगह है जहाँ पे देश है जहाँ पे संविधान कई बार बदला जा चुका है, 3-4 बार। ठीक है, जब इसका निर्माण हुआ तो ये सफल तरीके से चलता आ रहा है। देखिए, जब इन्होंने जो इनका संविधान का रचना किया था, जो मेन नाम है, जो लीडर थे इनका, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे देश के एक गर्वनाक नेता थे और एक विशाल नेता थे। ठीक है, उनके कारण आज हम एक अच्छे नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हीं के कारण आज हम आज़ाद हैं, और उन्हीं के कारण जो परिणाम है, जो आज हम उनको देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो देखिए, उस समय जब वो इतना सोच सकते थे आने वाले भविष्य के बारे में, तो आप लोग भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम बहुत है, आप लोग सोचिए, विचार कीजिए इस पे, और मैं आगे चलता हूँ आप लोगों को। अब एक बात और, संविधान के बारे में जो है ना, ये कठोर भी नहीं है। ठीक है, ये ना अधिक कठोर है और ना अधिक लचीला है। मतलब कहना चाहता है जो हमारा संविधान है, इतना भी वो नहीं है, मतलब कि टाइट नहीं है, और इतना भी लचीला नहीं है कि कुछ भी चेंज हो जाए, और इतना भी कठोर नहीं कि जल्दी चेंज ना हो। कहने के मतलब इसका ये है कि अगर हमें संविधान में कुछ संशोधन करना है तो इतना भी कठोर नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इतना भी लचीला नहीं है कि हम जब मन तब अपना संविधान का कुछ भी चेंज कर दे, इतना भी आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझते इसकी पॉइंट क्या कहना चाहता है। देखिए, ये कहना चाहता है भारतीय संविधान इतना कठोर नहीं कि इनमें संशोधन ना किया जाए, ना किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या कहता है, भारतीय संविधान इतना लचीला भी नहीं है कि आसानी से संशोधन हो जाए, ध्यान रखिएगा। संशोधन करने के लिए भी हमारे कई नेताओं से साइन कराने पड़ते हैं, तब जाके संशोधन होती है। ऐसी कोई हलवा नहीं है कोई संविधान कुछ चेंज हो जाए तुरंत और तुरंत बदल दिया जाए, बहुत क्रियाकलाप होती है इसमें भी। अब इसमें कहता है जो ये भारतीय संविधान का मुख्य विशेष है कि इसके श्रेष्ठता बनाती है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश का एक श्रेष्ठता है जिसको उसको एक श्रेष्ठ देता है कि हमने कभी बदला नहीं, इसमें संशोधन किया, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ी सी मौलिक अधिकार का प्रावधान। देखिए, मौलिक अधिकार का प्रावधान जो होता है वो हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो हमारा ये है भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। जितने भी नागरिक हैं सभी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ये लोग के विकास के लिए अवश्य है। देखिए, मौलिक अधिकार एक विकास के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही बोला गया है भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 15 ये मौलिक अधिकार का क्षेत्र है। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया किस अनुच्छेद में, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जितने भी मौलिक अधिकार है मिला हुआ है एक आम जनता को। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला गया है समानता का अधिकार, जो इनको अधिकार मिला हुआ है उसके बारे में बता दूं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरोध अधिकार, धर्म आधारित
का अधिकार, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इसमें जो आपको मिला हुआ है उसमें 6 मिला हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 और एक 6, इसमें 6 मिला हुआ है। लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार थी, एक संपत्ति का भी अधिकार था जिसको अब हटा दिया है। देखिए हटाया क्यों कि कभी कभी जो मनुष्य थे ना अकड़ जाते थे सरकार पे, इसलिए सरकार को संशोधन करना पड़ा। इसमें क्या होता था ना, जैसे आप एक आम आदमी है, अगर वहाँ से ट्रेन निकलनी है, आपकी खेत है वहाँ से ट्रेन निकलनी है, अब पटरी बनानी है, आप अकड़ गए सरकार पे, नहीं जी हम नहीं हटेंगे, हमें तो यहीं रहना चाहिए, हमारे दादा परदादा का, हमारी ये इज्जत की बात है। तो सरकार को, अभी सरकार वहाँ से पटरी मोड़ के थोड़ी ले जाएगा, ठीक है, पटरी मोड़ना आसान बात थोड़ी है, ट्रेन को पलट जाएगा वो। तो सरकार को बहुत दिक्कत होती थी, बीच में घर बना देते थे लोग बाग। अब भैया कैसे करे कोई, अगर कोई एरोप्लेन जहाँ से हवाई अड्डा है वहाँ पे कोई बड़े बड़े बिल्डिंग बना दे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए सरकार को संपत्ति का अधिकार जो आम जनता है उनसे मौलिक अधिकार से हटाया गया, ठीक है। ये बहुत दुख की बात थी सरकार के लिए कि इंसान सब जो हमारे भारत देश के नागरिक थे वो मानते नहीं थे, लेकिन सरकार ने उसको हटाया और एक अच्छा प्रक्रिया की ओर उसको सफलता रूप दिया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है सर्वभौम का जो अधिकार, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है 18 साल 19 साल के बाद एक अपने में वो हो जाता है, कहते हैं ना कि भैया तू एक काबिल इंसान बनने लायक हो चुका है, तू अडल्ट हो चुका है, तू अपना काम खुद ले, अपना जिम्मेदारी तू खुद ले, तो ऐसे को बोलते हैं जो माता का अधिकार होता है किसके बाद मिलता है, ठीक है, कब आप वोट दोगे, कब आप एक अच्छे नागरिक बनोगे, जिम्मेदार नागरिक के आपको वोट को अधिकार दिया जाए, मतदान का अधिकार मिले, ठीक है। भारत, अब समझते हैं, भारत के सभी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो वोट दे सकता है, ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार है, अपने नेता चुनने का अधिकार है, ठीक है, कहीं भी नौकरी करने का उसको अब अधिकार मिल गया है, वो नागरिक जो 18 वर्ष का हो चुका है, ठीक है। पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया गया है, जिसके बाद घटकर 18 वर्ष हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पहले जो लोग वोट देते थे वो 21 साल के बाद देते थे, लेकिन अब जो है 18 वर्ष। इसका भी एक रीज़न है कि अब देखिए जो इंसान हो रहे हैं ना, अब वो कम उम्र का हो रहे हैं, कम हाइटों की हो रही है, कम हाइट के हो रहे कई लड़कियां, तो इससे थोड़ी सरकार को क्या इंसान में साइंसिफिकेशन के द्वारा ये पता लगाया गया है ऐसा बात, ठीक है। अब चलते हैं जो हमारी बात है संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था को भी हमें पहचाननी चाहिए, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोला गया है भारत के संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, एक शासन है जिसके द्वारा एक संसदीय है जिसमें नेताएं बैठते हैं और सबका विचार रखा जाता है, और जो लोगों के द्वारा चुना जाता है वही संसद में बैठता है, ध्यान रखिएगा 243 लोग संसद में बैठते हैं, ठीक है। अब समझते हैं भारत देश की संसद देश के लिए कानून का निर्माण करता है। देखिए भारत देश में जो संसद है देश के कानून निर्माण करता है, ठीक है, और भारत संसद के 2 भाग हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ध्यान रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। देखिए एकल नागरिक, अब समझते हैं एकल नागरिक क्या होता है। देखिए एकल नागरिक क्या होता है मेरे भाइयों, एकल नागरिक का मतलब है भारत के संविधान के अनुसार भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हो वो एक एकल नागरिक ही प्राप्त कर सकता है। देखिए एकल नागरिक का संबंध है, अगर आप भारत के किसी भी कोना में हैं, अगर आप भारत के सीमा के दायरे में हैं
तो आप एकल नागरिक कहलाएंगे। लेकिन आप किसी और देश में चले जाते हैं तो आप सोचेंगे कि वहाँ का भी आप वो ले लो सिटीजनशिप और यहाँ का भी सिटीजनशिप ले लो, तो ये एकल नागरिक नहीं कहलाता है। ठीक है, अगर आप यूके जा रहे हैं, ठीक है, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, ऐसे किसी भी देश में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या दोहरी नागरिक का प्रावधान होता है। ठीक है, लेकिन भारत में एक ही नागरिक का प्रावधान है। ऐसे आप कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, भारत का सिटीजनशिप आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, कि हर साल अधिक से अधिक जनसंख्या भारत को छोड़ के जाती है और बहुत दुख की बात है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन हमारा भी देश विकास होगा और उसका नींव रखेंगे आप लोग जो आज मेरे को सुन रहे हैं। ठीक है, एकल नागरिक समझ गए, भारत में एकल परिवार एकल नागरिक चलता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से, सामाजिकवाद और धर्मनिरपेक्ष। देखिए संविधान के प्रावधान में सामाजिकवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द का शामिल है। देखिए दोनों शामिल है भारत के संविधान में। ठीक है, देखिए बोला गया है यहाँ पे 42वें संशोधन के माध्यम 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 के में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संशोधन था हमारे संविधान का, उसमें ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। मैं भी आगे डिफाइन करूंगा इनका क्या मतलब होता है। और समाजवादी विचारधारा के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में कई प्रावधान रखी गई। ठीक है, कई ऐसे बात रखी गई जो समाजवादी की विचारधारा के जो भारत के अर्थव्यवस्था में कई प्रावधान रखी गई है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जहाँ पे आप है, भारत के संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ध्यान रखिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है भारत का, और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के आदेश और जो मूल्यों के सदैव लोकतांत्रिक प्रति जो ग्रही अवस्था रहती है। ठीक है, ऐसी भारत का जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुनता है। आप वोट देके अपने नेता को चुनते हैं और उनको आप सत्ता में लाते हैं। यहाँ चलते हैं, कानून जो संसाधन होता है, कानून का जो होता है संसद शासन, वहाँ से कहाँ से होता है। देखिए भारत संविधान के अनुसार भारत में कानून का शासन, ठीक है, ऐसे ही बोला गया है। संविधान में ऊपर देश के कुछ नहीं है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं, ध्यान रखिए। तीसरा है, संविधान को कानून के दायरे में रहना आवश्यक है। जो हमारी कानूनी व्यवस्था है उसको संविधान के दायरे में ही रहना है। ये नहीं कि कोई कानून है, अगर कोई पुलिस वाला है तो अपना रुतबा दिखाए, अपना कोई जलवा दिखाए, नहीं, उसको अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए। जो उसका काम है, उसका कर्तव्य है, मानव इंसान को करने देना चाहिए, आम इंसान को। ठीक है, उनके बीच में दाखला नहीं डालनी चाहिए आप लोगों को। और एक बात और मैं आप लोगों से गुहार करना चाहता हूँ, ये हमारी स्पेशल एजुकेटर भारत, हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है और यूट्यूब पे भी ग्रुप है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है, सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, और आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे शक्ति का विभाजन, संघवाद। देखिए शक्ति का विभाजन क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघवाद का प्रावधान है। ठीक है, संघ रहना, सबके साथ रहना है, मिलजुल कर रहना, यही हमारे भारत देश का नारा है और यही हमारा रहेगा। ठीक है, सबको एक समान इंसान को मतलब देना। हर धर्म के भारत में लोग रहते हैं, भेदभाव नहीं होनी चाहिए हम लोगों में, संघवाद होनी चाहिए।
आत्मनिर्भर विश्वास होनी चाहिए अपने भारत देश के नागरिकों में। ठीक है, अब चलते हैं। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों में शक्ति का विभाजन होता है। देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक है, उसमें जितने भी केंद्र सरकार जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे केंद्र सरकार का राज्य चलता है, और एक होता है जो राज्य सरकार। देखिए, राज्य सरकार क्या होता है, केंद्र सरकार तो पूरे देश में राज करता है, राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर काम करता है, लेकिन ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास कम होता है। केंद्र सरकार जब चाहे राज्य सरकार को अपने बदलाव कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार तब चाहे तब नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सरकार का अधिकार विभाजन है, बिल्कुल जी बिल्कुल विभाजन है, सबको अलग अलग काम दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची, ठीक है, इन सब में सरकारों को अधिकार का क्षेत्र स्पष्ट किया गया है। ठीक है, संघ सूची में किया गया है, राज्य सूची में करी गई है, समवर्ती सूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग इनको। अब समझते हैं यहाँ पे, अब बात है यहाँ पे किस चीज़ की, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे भारत देश में ऐसा है। ठीक है, समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। बिल्कुल जी बिल्कुल बात सही है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी के बस में नहीं होता, किसी के हस में नहीं होता। अपने जो इनको सही लगता है पूरी बात को सुनने के बाद वो अपनी फैसला सुनाते हैं। ठीक है, न्यायपालिका जनता के न्याय और विभाजन विवादों का सुलझावा के लिए कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो जनता के न्याय और विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए कार्य करती है। देखिए, भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदालत है। ठीक है, सबसे बड़ा अदालत जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके फैसले सबको मानना पड़ता है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं आपको, जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना देता है, किसी व्यक्ति को अगर फांसी सुना दिया, तो एक चांस उस व्यक्ति के पास रहता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गुहार लगाए, विनती करे कि हमारी जो सज़ा है वो माफ़ कर दिया जाए। तो अगर वो चाहता है तो माफ़ हो सकती है आपकी सज़ा। ठीक है, लेकिन ऐसा बाई चांस होता नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट एक बार सुना देती है वही फैसला रहती है। लेकिन एक मौका रहता है कि आप गुहार कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास, अगर वो आपकी सुनता है तो आपको ठीक है, नहीं तो आपको फांसी होगी। ठीक है, भारत देश में आज तक, महत्वपूर्ण बात है, भारत में आज तक एक ही महिला को फांसी हुई है। ठीक है, वो 2020 या 2021 में हुआ था, कंफर्म डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन एक ही हुआ है। ठीक है, वो भी यूपी की महिला थी। ठीक है, जिन्होंने बहुत कुकर्म की थी अपने पूरे परिवार को मारकर, इसके कारण उसको फांसी मिला गया। उसने भी गुहार लगाया था, लेकिन उसकी गुहार खारिज कर दी गई थी। आप समझते हैं धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष समझते हैं किसी एक धर्म के पक्ष में धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। ठीक है, और एक बात और, भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। जी बिल्कुल सही है। और एक बात और, भारत के संविधान के अनुसार सभी को धर्म, अवस्था और विश्वास रखना आज़ादी है। ठीक है, सब अपने धर्म के प्रति अपनी भावना दिखा सकते हैं, वो अपने भारत देश में आज़ाद है, वो कभी भी किसी के प्रति वो संवेदना प्रकट करते हैं। बिल्कुल मतलब निरपेक्ष है, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है कि आप इस धर्म को नहीं मान सकते। भारत में ऐसा है। बाकी कई ऐसे देश है जहाँ पे ये भी कि आपको यही धर्म मानना है और किसी धर्म को मानना ही नहीं है। ठीक है, संविधान सभी धर्मों को एक समान मानता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा भारत संविधान है वो सभी को एक समान मानता है। अब समझते हैं सर्वधर्म समभाव। देखिए, इसमें क्या होता है, धर्म समभाव, सबके साथ अच्छे व्यवहार करिए आप। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि हमारा चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो और लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अपने जितने भी भाई बंधु हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही के जैसे हैं और उनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल निचोड़ निकाला हूँ मैं आप लोगों के सामने,
और बिल्कुल बेनिफिट मिलेंगे इनसे। आपको खुद ही पेपर में आपको पता चलेगा कि हाँ जो सर ने कराया था उसमें से कितना आया है। तो सर धर्मनिरपेक्ष संवाद जो भाव होता है हिंदू धर्म के एक प्रधान है, ठीक है, ये हिंदू धर्म का एक प्रधान है, अवधारणा है, जिसके अनुसार सभी धर्मों के द्वारा अनुशासन किए जाने के मार्ग भले ही अलग हो सकता है, लेकिन किंतु उनका गव्य एक ही है, ठीक है। अब देखिए सब धर्मों का अलग अलग रीति रिवाज होता है, लेकिन मानते किनको है? प्रभु को, प्रभु को, जो उनका इष्ट है उनको मानते हैं, ठीक है। इसी में इस अवधारणा के रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद अतिरंत महात्मा गांधी ने भी अपनाया था। ध्यान रखिएगा, ये जो बड़े बड़े नेता आप नाम सुन रहे हैं ना, इन्होंने देश को आज़ादी में बहुत योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा, आज आप जिस प्रकार से है ना उस प्रकार से आप नहीं होते अगर ये नेता अगर अच्छे काम नहीं किए होते, ठीक है, 1.5-2 साल पहले, तो आज भी हमारा वही हश्र होता जो हमारी देश की पहले अंग्रेज़ों ने की थी। लेकिन आज स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी और भी ऐसे कई नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, ऐसे और भी शहीद भारत के वीर नेता जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किया हमारे देश के लिए, जो आप आज यहाँ पे आज़ादी से गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। और आपके संविधान भी इतना मजबूत जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, वो एक इतनी नीच जाति से आते थे ना कि उनको कोई लोग पसंद नहीं करते थे। एक बात बता दूं, तो आपको अपनी कठिनाइयों से नहीं घबराना, आपको अपनी सम्मान दिखाओ, अपनी परिणाम इतना बढ़िया लाओ कि लोग आपको डिग्री ना पूछे, आपसे ये पूछे कि आप क्या करते हो। बात ध्यान रखिएगा। आज भारत का महान नेता, महान से महान नेता जो कुछ किया नहीं आज तक, लेकिन महान में गिनती आती है। नाम पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए मुझे, ठीक है। अगर कोई गलती हो या कोई आपको सुनने में परेशानी हो या समझने में परेशानी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक अपने बड़े भाई की तरह मुझे आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्त की तरह कमेंट कीजिए कि भाई ये गलत है सर, ये गलत है सर, आप ये चेंज कीजिए सर, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपकी ये प्रॉब्लम, मैं उसको बिल्कुल सुधार करूँगा मेरे भाइयों। तो आगे चलते, ऐसा माना जाता है कि विचार एक बिल्कुल वेद है। देखिए, विचार आप जितना बांटेंगे आपका उतना ही ज्ञान प्रचलित होगा, आप उतना ही प्रसिद्ध होंगे, ठीक है। और इसमें बोला गया इनमें इसका उपयोग पहली बार 1930 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं का और मुसलमानों का एक जगने के लिए किया गया था, ठीक है, जगाने के लिए किया गया था, हिंदू और मुस्लिम की एकता को जगाने के लिए ये किया गया था, ताकि वे मिलकर ब्रिटिश राज को अंत कर सके, ठीक है। ये ऐसा इसलिए चलाया गया था कि इसमें ब्रिटिश राज जो हमारी सरकार जो हमारे देश पे कब्जा कर रखा था उसके हटाने के लिए ऐसा ये प्रावधान किया गया था। ये भारत पंथ निरपेक्ष होता है कि प्रमुख सिद्धांतों का एक ही होता है, जिसमें धर्म को कोई नहीं मानता, अपने देश के लिए लड़ता है। और एक बात और मुसलमानों की और हिंदुओं की बात करता हूँ मैं, कोई अपने ऊपर एक पर्टिकुलर मत लेना मेरे दोस्त, मैं जो आपकी विचारधारा है वो प्रकट किया जाता है और आप किसी के ऊपर पर्सनली नहीं बोलता मैं। देखिए, जो आज़ादी मिली ना उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जितने भी धर्म के लोग थे सभी ने बहुत अच्छे से मदद किया, तब जाके आपको आज़ादी मिला है, ठीक है। यही मैं कहना चाहता था। और एक बात, जिसमें धर्म को सरकार एक दूसरे के पूरी तरह अलग ना करे, सभी धर्मों के समान रूप से महत्व देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी धर्म, कोई भी सरकार अपने धर्म या दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं देता, वो सभी धर्म को एक समान मानता है, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं, हमारा चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी राइट थी यहीं पे आज यूनिट खत्म होता है और अगली वीडियो में आपकी बिल्कुल जो यूनिट 2 है वो आपके सामने होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।